यानी साउथ अमेरिका। आपको पता है कितने महाद्वीप हैं टोटल? 7 हैं। और 7 महाद्वीप के नाम जहाँ तक मुझे लगता है कि पता होंगे कौन कौन से हैं, मैंने बता भी दिए थे, अब हो गए होंगे याद, अब ज़्यादा चिंता की बात होगी नहीं। तो अभी समझिए आप पहले ना, कुछ खास बनाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, पहले देखो कैसे क्या है, केवल चीज़ों को सुनो। कोशिश ये करना कि कॉपी में कम से कम जाए ध्यान, और केवल चीज़ें दिमाग में जाएं। कि आप ऐसा सोच लो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको आधा घंटे बाद वो किसी को पढ़ाना है। आप ऐसा माइंड में सोच लो कि सेम चीज़ें मेरे को किसी को बतानी है। बात समझ रहे हैं? इस अगर उससे बैठोगे, ठीक है, इस आइडियोलॉजी के साथ बैठोगे, तब तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको बताया था कैसे बनेगा। तो एक क्या बनाना था हमें? एक 3 बनाना था, फिर एक सी बनाना है, और फिर यहाँ से ये ऐसे करके ये हो गया। तो ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा देश है जल्दी बताओ? कौन सा? कोलंबिया। ये कौन सा देश है? अच्छा, ये साइड में कौन सा है? इक्वाडोर। ये कौन सा है? चिली। ये कौन सा है? अभी बनाया नहीं कोई, नीचे निकल गया। एक ये उरुग्वे, और ये बोलिविया, ठीक है। ये कौन सा है? ये वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनामा, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये है ना इतने, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये पूरे का पूरा आपका साउथ अमेरिका है। देखो, हम किसी भी महाद्वीप में पढ़ेंगे ना, हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम भौतिक मानचित्र, एक पढ़ेंगे पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मानचित्र। 2 मानचित्र होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं भौतिक मानचित्र, ठीक है, और एक होता है आपका जिसे पॉलिटिकल बोलते हैं हम लोग, या हम उसे बोल सकते हैं राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर यह है कि भौतिक का मतलब है उसे प्रकृति ने क्या दिया है, यानी प्रकृति ने वहाँ क्या क्या दिया है, यानी वहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं, वहाँ के पर्वत हो गए, ठीक है, वहाँ नदी कौन सी है, पठार कौन से हैं, झील कौन सी है, ये सब जो पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं हम लोग कौन से मानचित्र में? भौतिक मानचित्र में। और पॉलिटिकल मैपिंग में हम पढ़ते हैं आपका उसे हमने क्या दिया है। हमने बोले तो कि हमने उसे किस किस देश में बांट दिया है, कौन सा देश किसका हो गया, उसकी राजधानी क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मुख्यतः राजधानी वगैरह की, कि उसकी राजधानी क्या है, देश की सीमा कैसी है, किससे लग रही है, किससे नहीं लग रही है, उसकी बात करते हैं। फाइनली शहरों के बारे में, प्रमुख शहर हैं और वो शहर किस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, वो सब क्या है। तो ये सब चीज़ें हम जो है वो इसमें देखते हैं, पॉलिटिकल इस मैप में। और भौतिक में, फिजिकल मैपिंग में हम ये देखते हैं। अभी आप कुछ लोगों के पास एटलस होगी, है एटलस? किसी के पास एटलस है आप में से? ठीक है, अच्छा हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को ये नहीं पता है एटलस क्या होती है? ये भी हाथ खड़े करो, हाथ खड़ा करो ईमानदारी के साथ। कितनों को नहीं पता एटलस क्या होती है? एटलस बेटे एक साइकिल होती है, ठीक है, जो अभी 4 या 4.5 हज़ार रुपये में आ जाती है। कितने में आ रही है? इतने में आ रही है? 5 में आ रही है। तो एटलस एक साइकिल है दोस्त। मानचित्र क्या, एटलस क्या होती है? एटलस एक ऐसी किताब है जिसमें हर महाद्वीप के आपको मानचित्र मिलेंगे ऐसे ही। यानी जैसे साउथ अमेरिका है तो उसका फिजिकल मैप भी मिलेगा और पॉलिटिकल भी मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल पॉलिटिकल, ऐसे ही हर एक जगह का आपका फिजिकल और पॉलिटिकल मैप मिलेगा। इंडिया के संदर्भ में ये बेहतर रहेगा, क्योंकि इंडिया की एटलस है तो उसमें आपको जो राज्य है उनका भी फिजिकल और पॉलिटिकल मैप मिलेगा आपको। तो उसकी लेने की ज़रूरत है, हाँ है तो, लेकिन पहले दिन इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप डर जाओगे खोल के, अबे यार ये कौन पढ़ेगा। लेकिन जब मैं आपको धीरे ये पढ़ा दूंगा साउथ अमेरिका, तब आप उस एटलस को देख पाओगे, आपको देखना आ जाएगा कैसे मेरे को देखना है। तो इन्होंने दिखाई थी, किसी ने हाथ खड़ा किया था, एटलस, हाँ। तो ये दिखा दो 1 मिनट। ये ऐसी होती है। अब ये नहीं कि ठीक है पहले दिन ही आप ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है, रुक के ले लेना थोड़ा सा।
ज़्यादातर देखो लोग कैसे पढ़ाते हैं, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। वो आपसे एटलस खरीदवा देंगे, आपको हाथ में दे देंगे और बोलेंगे चलो देखो ऊपर जाओ, हडसन की खाड़ी है, नीचे मैक्सिको की खाड़ी है। सही है वो तरीका भी पढ़ने का, बट उसमें क्या होता है ना, आप याद नहीं हो पाता। अभी आपके लिए क्या है, आप सीधा बना दोगे, आपसे कोई पूछेगा हडसन की खाड़ी कहाँ पर है, आप बनाओगे बेटा ये हडसन की खाड़ी है देख। तो ये है एटलस, ये हिंदी में है, आपने हिंदी में नहीं लेनी। हिंदी में लेना ना लेना एक जैसा है। अगर आप हिंदी में ही लेना चाह रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि मत लेना, फिर ज़रूरत नहीं है। लेनी है तो इंग्लिश में लेनी है, क्योंकि एटलस आप इंग्लिश में ही देख सकते हो, हिंदी में आपको देखने में नहीं आएगी, नाम भी नहीं पढ़े जाएंगे। तो आपने हिंदी में नहीं लेनी है, ये बात ध्यान रख लेना मेरी बात। डर लगेगा शुरू में, हाँ थोड़ा सा लगेगा, और बाद में इसके आप आदी हो जाओगे। खोलोगे कहीं पर भी, कहीं भी जाना है तुम्हें, सीधा खोलोगे और पहुंच जाओगे वॉशिंगटन DC, ठीक है, या कहीं भी, समझ रहे हैं? तो ये बात थोड़ी ध्यान रखना। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपसे साउथ अमेरिका के भौतिक विभाजन के बारे में, यानी फिजिकल मैपिंग के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि फिजिकल मैपिंग कैसे, क्या है क्या नहीं है। तो ये है देखिए आपका साउथ अमेरिका, और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे भौतिक विभाजन के बारे में। अच्छा, ये शब्द क्या होता है भौतिक विभाजन? भौतिक का मतलब आपको समझ में आ गया, वो देखने में कैसा है, और विभाजन का मतलब क्या हो गया कि वहां पर पर्वत है या कुछ नीचा है या क्या है। तो देखो जो ये साउथ अमेरिका है ना, अगर इसका हम भौतिक विभाजन करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एक शरीर है किसी का, अगर उसका हम भौतिक विभाजन करें तो आप कहोगे 3 भागों में कर सकते हैं। एक ये पार्ट हो गया अपर वाला, एक मिड बॉडी हो गई, और एक लोअर बॉडी हो गई। 3 भागों में हम कर सकते हैं, तीनों में अंतर भी है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम किसी भी महाद्वीप का करते हैं भौतिक विभाजन। यानी भौतिक विभाजन का मतलब वो समतल है या थोड़ा ऊंचा है या बहुत ज्यादा ऊंचा है। सामान्य तौर पे ध्यान रखना, 3 ही चीज स्थल भाग में होंगी। या तो वो भाग हो सकता है आपका प्लेन हो, या हो सकता है वो थोड़ा उठा हुआ हो, या हो सकता है वो बहुत ज्यादा उठा हुआ हो। जो भाग बिल्कुल प्लेन होता है उसे आप बोलते हैं मैदान, यानी प्लेन। जो भाग थोड़ा उठा हुआ है उसे आप बोलते हैं प्लेटू, यानी पठार। पठार कह दो, या प्लेटू भी बोला जाता है, पठार को प्लेटू कहते हैं। और एक हो गया ये ऊंचा वाला भाग, इसे आप कह सकते हो पर्वत। जो थोड़े नीचे होते हैं उन्हें पहाड़ी कह देते हैं, जो थोड़े ऊंचे होते हैं उन्हें हम पर्वत कह देते हैं, और उसमें जो चोंच उठी हुई होती है उसे आप चोटी कह देते हैं, पर्वत की चोटी। तो सामान्यतः है कोई भी देश होगा तो वो देश या तो पूरी तरीके से मैदान पर होगा, या पठार पर, या पर्वत पर, या फिर 2 चीजें हो सकती हैं कोई इनमें से, या फिर तीनों हो सकती हैं। जैसे भारत में आपको पठार भी मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे और पर्वत भी मिलेंगे, ठीक है, काफी विस्तृत है। तो हम तो अब बात साउथ अमेरिका की कर रहे हैं ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। तो दक्षिणी अमेरिका का अगर हम भौतिक विभाजन करते हैं तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं हम। एक लेफ्ट वाला पार्ट, यहां देखिए मैप में ना, ये एक तो हो गया ये वाला पार्ट, ये यहां से ये वाला पार्ट, ये एक तो हो गया ये वाला पार्ट, ये देख रहे हैं आप, ये वाला भाग। ये वाला भाग जो है ये बिल्कुल खड़ा है, यानी ये भाग जो है ये रियल में ये पर्वत है, ये भाग पर्वतीय क्षेत्र है ये। तो इसे हम बोल सकते हैं पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। पश्चिमी क्यों कह रहा हूं मैं, इधर वाले के लिए हम वेस्ट इस्तेमाल करते हैं और इधर वाले के लिए ईस्ट इस्तेमाल करते हैं ना। नीचे वाले के लिए साउथ और ऊपर वाले के लिए नॉर्थ। कभी भी अगर आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, उधर वाली चीज हम पश्चिम मानेंगे, इधर वाली पूर्व मानेंगे, ऊपर वाली नॉर्थ और नीचे वाली साउथ मानेंगे। तो इसका जो पश्चिम भाग है, ये पश्चिमी वाला भाग जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब है अगर भौतिक विभाजन की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का एक विभाजन तो हो जाएगा आपका पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, यानी पश्चिम वाला भाग जो है वो कैसा है, वो पर्वतीय है। और दूसरा भाग आएगा ये वाला, यहां वाला, ये वाला भाग। तो यहां पर क्या है ना, ये भाग पर्वतीय नहीं है लेकिन ऊंचा है, फिर भी सामान्यतः इसे हम कह सकते हैं पठारी भाग। ये वाला भाग जो है ये पठारी है, जैसे ये वाला भाग हो गया ये पठारी है, ये ऐसे करके हो गया ये भाग पठारी है आपका, ये ऐसे करके।
ये मैंने पूरा एक जैसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बीच बीच में नदियों ने काट दिया है इसको, नहीं तो ये पूरा ऐसे ही होता, ये मैं इसको पूरा ऐसे ही बनाता इस तरीके से, ये पूर्वी भाग। लेकिन नदियां इधर से क्योंकि ऊंचे भाग से निकलेंगी तो इधर जाएंगी, और जब इधर जाएंगी तो बीच से काट देंगी, तो ये जो पठारी भाग है ये बीच बीच से कट गया है, इसलिए फिर मैंने इसको इस तरीके से ऐसा बनाया, बीच बीच से कटा हुआ, जैसे यहाँ से कट गया, ऐसे यहाँ से कट गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, कुछ नदियाँ गिर रही हैं, ठीक है। तो इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, चूंकि ये पूर्वी भाग है तो इसे हम बोलेंगे पूर्वी पठारी भाग, क्योंकि ये पठार है, ये प्लेटू है, इसे बोलेंगे पूर्वी पठारी भाग। जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग बचा जो है, इधर पर्वत इधर पठार, और ये वाला भाग सामान्य तौर पर ये भाग मैदानी है, मैदानी का मतलब यहाँ पर मैदान है, ये वाला भाग, ये भाग आपका मैदानी हो गया, ये वाला भाग मैदानी हो गया, ये भाग मैदानी है, जो बचा इधर और इधर के बीच में वो भाग हो गया आपका मैदानी। तो बीच वाला भाग जो हो गया वो हो गया मध्य मैदानी भाग, मध्य मैदानी भाग, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका में अगर आप इधर से, ये प्रशांत महासागर है ना, बताओ है या नहीं, प्रशांत है, और इधर कौन सा महासागर है, अटलांटिक है। अगर आप प्रशांत महासागर की ओर से आए और आने के बाद मान लो आप इतने बड़े हो जाएं कि आप देख सके पूरे महाद्वीप को एक साथ, तो आपको महाद्वीप कैसे दिखाई देगा, ऐसे उधर से आपको उठा हुआ भाग दिखाई देगा, बीच में आपको ऐसे प्लेन दिखाई देगा, और वहाँ पर थोड़ा कम उठा हुआ भाग दिखाई देगा। यानी अगर आप इधर से देखेंगे तो ये भाग खड़ा दिखाई देगा बिल्कुल, बीच वाला भाग समतल दिखाई देगा, और ये वाला भाग भी थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देगा। अगर इधर से देखेंगे तो, इधर से देखेंगे तो आपको थोड़ा उठी भूमि, फिर मैदान, फिर बिल्कुल खड़ा पर्वतीय भाग दिखाई देगा। बीच से देखोगे तो उधर ज़्यादा खड़ा भाग दिखाई देगा और इधर कम उठा हुआ भाग दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, कि यहाँ पर कौन सा पर्वत है और क्या है। तो जो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसका नाम है एंडीज, एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रेणी यहाँ पर फैली हुई है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ फैली हुई है, तो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पर, आपका पश्चिमी वाले भाग में। अब देखो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ किस किस देश में है, तो आप कहोगे देखो एक तो यही हो गया चिली, थोड़ा सा भाग अर्जेंटीना में भी आ जाएगा, ठीक है। तीसरा बोलीविया भी आ जाएगा, चौथा पेरू भी आ जाएगा, पांचवा इक्वाडोर भी आ जाएगा, छठा कोलंबिया भी आ जाएगा, और कुछ हद तक वेनेजुएला भी आ जाएगा। यानी ऊपर में वेनेजुएला से लेकर के नीचे चिली और अर्जेंटीना तक जो ये पूरी एक लंबी श्रेणी फैली हुई है, उस श्रेणी का नाम है एंडीज। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऊपर से याद करिए, माइंड में इमेजिन करिए। वेनेजुएला के बाद क्या आता है, इधर कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर, फिर उसके बाद पेरू, फिर उसके बाद नीचे बोलीविया हो गया, इधर चिली हो गया, इधर अर्जेंटीना हो गया। तो चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, यहाँ पर जो है वो आपकी पूरी की पूरी एक श्रेणी फैली हुई है, और इस श्रेणी का नाम है आपका एंडीज श्रेणी, ठीक है। ध्यान रखना, एंडीज श्रेणी जो है वो एक बलित पर्वत है, ये एक फोल्डेड माउंटेन है, ये एक बलित पर्वत है। अब आप कहोगे ये क्या होते हैं बलित पर्वत, एक्चुअली ऐसे पर्वत होते हैं जो मोड़दार दिखाई देते हैं। अब सब पर्वत आप कहोगे जी मोड़दार ही दिखाई देते हैं, एक्चुअली आपने देखे ही मोड़दार पर्वत हैं, क्योंकि हिमालय भी एक मोड़दार पर्वत है, वही देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये इधर के ऊपर के जो पहाड़ियाँ हैं नैनीताल की, वो देखी होंगी तो आपको ऐसे लगती होंगी। तो एक्चुअली वो आपको मोड़दार इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो मोड़दार है, वो फोल्डेड माउंटेन है। ये कैसे बनते हैं, जब आपकी सतह है, जो सरफेस है, जब वो इस तरीके से गति करती है, प्लेटें इस तरीके से गति कर रही हैं, लंबा कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा। आपकी जो सतह है ना, उसमें गति होती रहती है, तो कहीं कहीं पर उसके कारण से सिकुड़न आ जाती है। जब वो सिकुड़न आएगी ना, सिंपल सी बात है, अगर एक कागज लोगे आप, एक कपड़ा लोगे और उस कपड़े को आप ऐसे करोगे तो बीच में सिकुड़न आ जाएगी ऐसी, तो फोल्डेड माउंटेन बन जाएंगे। तो एंडीज भी क्या है, अपने आप में एक फोल्डेड माउंटेन है, एक बलित पर्वत है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो एक बात और आप समझ लो कॉन्सेप्ट, एक श्रेणी का मतलब तो हो गया कि ऐसे लंबी इस तरीके से फैली हुई है, ये हो गई श्रेणी। लेकिन इस श्रेणी में ये तो हो सकता है ना कि कोई बहुत ज्यादा ऊंचा हो, ये ऊंचा हो गया, ये ऊंचा हो गया, ये ऐसे हो गया। तो ये भाग जो ऊंचा होता है ना, इसे हम क्या देते हैं, चोटी।
चोटी। तो 100 से 150 प्रमुख चोटियां एंडीज पर मौजूद हैं, 100 से 150, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चोटियां हैं। लेकिन इनमें से 3-4 चोटियां आपने जो है वो याद करनी है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, एंडीज एक बलित पर्वत तो है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी घटना देखी जाती है जिसे हम कहते हैं वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का नाम तो सुना होगा। क्या क्लास में कोई ऐसा है कि जो ज्वालामुखी का नाम भी पहली बार सुन रहा हो अपने जीवन में? है कोई ऐसा? एक आध अगर हाथ खड़ा करे। देखो, आप जितनी बातें पूछोगे मैं सब बताऊंगा, लेकिन मुझे ईमानदारी के साथ पूछने वाला पता होना चाहिए कि हाँ वो ईमानदार है, वो पूछ रहा है, उसे नहीं आता है। ऐसा कोई है जिस ज्वालामुखी का नाम भी ना सुना हो कोई? ऐसे तो बहुत होंगे, पूरी प्रोसेस क्या होती है वो नहीं पता होगा। सामान्य तौर पे मैं आपको ये कह दूं, पृथ्वी के अंदर जब गर्म तप्त लावा, पिघली हुई चट्टानें बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हैं, तो वो पृथ्वी अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए अपने अंदर के लावा को बाहर निकालती है, जिसे आप कहते हैं क्या? ज्वालामुखी। सेम वैसे जैसे काफ़ी बार हम लोग वॉमिट कर देते हैं ना जब स्टोमक में प्रॉब्लम होती है, तो वही पृथ्वी के साथ है, पृथ्वी भी अंदर के लावा को बाहर निकाल देती है। जहाँ से वो निकालती है, जब लावा नीचे से निकलेगा तो वो वाला भाग थोड़ा सा आपका ऊपर उठ जाता है। तो ये एंडीज की एक विशेष बात और ये है कि यहाँ पर जो है वो ज्वालामुखी भी देखे जाते हैं। यानी एक तो अपने आप में पर्वत, और पर्वत में भी ऊपर आपको वो फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी ज्वालामुखी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एंडीज के बारे में पहली बात, बलित पर्वत है और ज्वालामुखी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कितनी लंबी है आप सोच के देखिए, 7 देशों में फैली हुई है। ये हिमालय से भी लंबी है, मतलब हिमालय भी उतना लंबाई में है नहीं। तो हिमालय तो आप इधर से कर लो कि पाकिस्तान से उधर फैला हुआ है असम तक, लेकिन सोचिए वो भी इसके सापेक्ष कम है। यानी जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, लंबी पर्वत श्रेणी। अच्छा, सबसे ऊंची नहीं है, ऊंची हिमालय है। हिमालय लंबाई के आधार पे तीसरे नंबर में आती है। अच्छा, जैसे नॉर्थ अमेरिका है ना, वो सॉरी साउथ अमेरिका में ये आपको एंडीज मिल रहा है वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में सेम है, पश्चिमी वाले भाग में पर्वत श्रेणी है। उसका नाम सामान्य तौर पे हम रॉकी बोल देते हैं, बट रॉकी पार्ट है एक पश्चिमी कॉल्डेरा का, लेकिन आप रॉकी मान सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी फैली हुई है, जैसे यहाँ पर एंडीज फैली हुई है। सबसे लंबी एंडीज है, दूसरे नंबर पर रॉकी है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पढ़ाऊंगा मैं आपको, और थर्ड नंबर में हिमालय श्रेणी आती है, हिमालय श्रृंखला आती है। लेकिन इनमें सबसे ऊंची की बात करें तो सबसे ऊंची जो है वो है हिमालय। हिमालय की ही चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में ये बात याद रखनी है। और लगभग कितने देशों में ये फैली हुई है? 7 देश में फैली हुई है। 7 देशों के नाम अपने आप याद हो जाएंगे। जिसने मानचित्र को समझ लिया, मेरी कल वाली क्लास को ढंग से समझ लिया, उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 7 देश कौन से हैं। ऊपर से करेगा वेनेजुएला से और नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चोटियां हैं। चोटियां मैंने बताया कि जो ऊपर उठी हुई भाग होते हैं उन्हें चोटी कहते हैं। तो इसमें कई सारी चोटियां हैं। जैसे इसमें एक प्रमुख चोटी है जिसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर है एकांकागुआ, और ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है इसको। यानी अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो एकांकागुआ है। पूछ ले एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भी एकांकागुआ है, तभी तो ना सबसे ऊंची हुई वो। हाँ, कुछ अन्य चोटियां हैं इसमें, जैसे कोटोपैक्सी हुई, कोटोपैक्सी, जैसे चिम्बराजो हुआ चिम्बराजो। अच्छा, ये जितनी चोटियां हैं ना, इन चोटियों को मैं ज्वालामुखी भी कह सकता हूं, क्योंकि मैंने एक बात आपसे क्लियर कर दी है, चोटियां हैं, वहां से नीचे से लावा भी निकल के ऊपर आ रहा है। तो चाहे तो आप उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कह दो, और चाहे तो उन्हें सामान्यतः आप एंडीज की चोटी कह दो। जो आप कहना चाहते हो वो आप कह सकते हो। तो एकांकागुआ हुआ, कोटोपैक्सी हुआ, चिम्बराजो हुआ, ये प्रमुख चोटियां हैं जो एंडीज में अवस्थित हैं, यानी एंडीज पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ये जो दो मैंने आपको बताई हैं, एक चिम्बराजो और एक कोटोपैक्सी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कहां पर है। तो ये है इक्वाडोर में। बताओ कौन सा देश है? इक्वाडोर है ना। इक्वाडोर में इंपॉर्टेंट है दो, कोटोपैक्सी और चिम्बराजो। एकांकागुआ जो है वो यहां सीमा पर अवस्थित है,
ठीक है, चिली और अर्जेंटीना की। ठीक है, तो इनमें से या तो कोई एक नाम दे देगा आपको या फिर दोनों देगा, तो आप उस हिसाब से आंसर लगा दोगे। कुछ और भी चोटियां हैं, ओशस डेल सलाडो हो गया, वो सब वो आपके नोट्स में होगा, आप उसको पढ़ लेना, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये वाला पूरा भाग कैसा है आपका, ये है पश्चिमी भाग। ठीक है, ये अच्छा सिंपल सी बात है, यहां से जितनी भी नदियां निकलेंगी वो नदियां किस ओर जाएंगी, आपकी पूरब की ओर जाएंगी, क्योंकि इधर ही गहरा है। तो यहीं से एक नदी निकलती है आपकी एंडीज से ही, और ये नदी इधर से बहते हुए सीधा आपकी इधर निकलती है, और इधर से बहते हुए ऐसे करके ऐसे, और यहाँ होते हुए ये चली जाती है इधर। बताओ कहाँ गिर गई जाके, ये क्या है, अटलांटिक महासागर है ना। तो निकली कहाँ से है, एंडीज से निकली है। एंडीज से निकल के ये नदी यहाँ जाके गिर गई। पता है इस नदी का नाम क्या है, बहुत बार सुना होगा आपने, अमेजन। इस नदी को ही कहते हैं अमेजन नदी। ये अमेजन नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी तो नहीं है, लेकिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी आप इसे कह सकते हो। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो माना जाता है नील नदी को, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अवस्थित है, नील नदी। लेकिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी अगर मानी जाए तो वो है ये अमेजन। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अमेजन नदी जिस मैदानी भाग से होके गुजरती है वहां पर घने जंगल पाए जाते हैं, और घने जंगल पाए जाने का एक सबसे बड़ा रीजन भी मैं आपको बता दूं क्या है, कि इस वाले क्षेत्र से विषुवत रेखा होकर के जाती है, जिसे आप बोलते हैं 0 डिग्री वाली रेखा, मेडिटेरियन लाइन। ये विषुवत रेखा की खास बात क्या होती है ना, कि जो विषुवत रेखा होती है आपकी, इस पे रोज बारिश होती है। आपको पता होगा कि जैसे ये हमारी अर्थ है, तो इसमें ये है 0 डिग्री वाली रेखा, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसे कर्क रेखा बोलते हैं, और ये नीचे वाली को मकर रेखा बोलते हैं। ये तो सुना ही होगा, कम से कम सुना है या नहीं। ये कर्क रेखा और ये वाली मकर रेखा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं आप में से, है कोई आ रहा है समझ में, कर्क क्या होती है, कर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कैप्रिकॉन लाइन है। तो ये जो है ये कर्क है और ये मकर है। तो 0 डिग्री वाले पे खास बात क्या होती है ना, यहाँ पर कंटिन्यू रोज बारिश होती है। पता है आपको, दोपहर के बाद यहाँ पे रोज बारिश होती है, यानी 2-3 बजे रोज बारिश होनी ही होनी है। होने का रीजन क्या होता है, दिन में धूप निकलती है, समुद्री जल वाष्पीकृत होता है, ऊपर जाता है, और ऊपर उठने के बाद फिर वो वर्षा करा देता है, तो यहीं पर वर्षा होती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाता है, बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर ही होता है ऐसा। और विषुवत रेखा पर इस तरीके की जो वर्षा रोजाना होती है ना, उसे कहते हैं समवहनीय वर्षा। समवहनीय वर्षा बोलते हैं इसको। ये वर्षा केवल विषुवत रेखा पर होती है। भारत में इसलिए नहीं होगी ये, क्योंकि आप भी जानते हैं भारत तो ऊपर है भाई, भारत के सेंटर से होके तो कर्क रेखा जा रही है ना, तो हम तो यहाँ पर हुए, और ये विषुवत लाइन है, तो हम इससे थोड़ा ऊपर हैं, इसलिए भारत में जो है वो आपका समवहनीय वर्षा नहीं होती है। तो जो ये नदी है अमेजन नदी, अमेजन नदी जिसे विश्व की सबसे चौड़ी नदी माना जाता है, खास करके ये उस क्षेत्र से गुजर रही है जहां पर आप सोचिए कि उसके आसपास विषुवत क्षेत्र है, विषुवत लाइन है। तो जम के रोज वर्षा होगी, इसमें पानी होगा, और मैं आपको बताऊं जहां पर पानी ज्यादा होता है ना, वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार वन, बड़े हरे जंगल। तो ये अमेजन के आसपास जो है यहाँ पर पूरे में हरे जंगल पाए जाते हैं, और इन हरे जंगलों का नाम होता है सेलवासा। इन हरे जंगलों को सेलवासा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि सेलवासा क्या है, आप कहेंगे अमेजन के जंगल हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सेलवासा किस देश में पाए जाएंगे, कॉमन सेंस से बताओ। आप कहोगे ब्राजील में सेलवासा देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अमेजन नदी का ज्यादातर बेसिन कहां पर है, आपका ब्राजील में है। ठीक है, चलिए खैर नदियों के बारे में बात हम बाद में करेंगे। अभी मैं केवल एक ही बात आपसे कर रहा था, और वो बात थी कि पश्चिमी पर्वतीय भाग कैसा है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया पश्चिमी पर्वतीय भाग में कौन सी श्रेणी फैली हुई है, एंडीज श्रेणी फैली हुई है। इसके बाद आते हैं हम पूर्वी पठारी भाग पर, मध्य भाग पर हम बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं पूर्वी पठारी भाग पर। ठीक है, अब देखो मैंने फिर से कहा पूरब वाले भाग में क्या है, आप कहोगे पूरब वाला भाग जो है यहाँ पठार है। अच्छा ये देखो, ये पठार मैंने कहाँ बनाया है, जहां पर छोटे छोटे देश हैं। इन देशों के नाम बताओ। गुयाना, सुरिनामा, फ्रेंच गुयाना। तो यहां पर जो ये पठार है ना, इसका नाम है गुयाना का पठार।
ठीक है, इसका नाम है ग्वेना का पठार। तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्वेना का पठार आपको बताया 3 देश है, ग्वेना, सुरीनामा, फ्रेंच ग्वेना। तो ग्वेना का पठार कहां पर हो गया? जो 3 देश हैं वहां पर अवस्थित है ग्वेना का पठार। एक बात और ध्यान रखना, पठार थोड़ा ऊंचा होता है, इसलिए इसे उच्च भूमि भी कहते हैं, इसलिए इसे हाईलैंड भी कहा जाता है। हाईलैंड यानी उच्च भूमि, यानी पठार, यानी प्लेटू। तो लिखा हुआ मिल सकता है ग्वेना प्लेटू, लिखा हुआ मिल सकता है ग्वेना हाईलैंड, लिखा हुआ मिल सकता है ग्वेना उच्च भूमि, बात एक ही है। तो ग्वेना का पठार ये हो गया। सेम ऐसे ही ये ब्राजील है, ब्राजील में ये ऐसे करके ये देखो आप, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चूंकि ये ब्राजील में है, इसका नाम होगा ब्राजील का पठार। तो ब्राजील का पठार ब्राजील में है, बताने की जरूरत नहीं है। नीचे ये है अर्जेंटीना, सेम ऐसी अर्जेंटीना में ये ऐसे करके यहां पर ये फैला हुआ है एक पठार, और चूंकि अर्जेंटीना में है इसका नाम महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लेता है, इसका नाम है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का पठार, ठीक है। एक ब्राजील के साइड में है एक पठार, इसका नाम है माटो ग्रासो का पठार। ब्राजीलियन पठार के साइड में ही है माटो ग्रासो, माटो ग्रासो का पठार, माटो ग्रासो का पठार, माटो ग्रासो। तो सामान्य तौर पे आपको समझ में आ गया, कितने बनाए हैं मैंने? 4। यहां पर ग्वेना हाईलैंड, ये ब्राजील उच्च भूमि, ये पेंटागोनिया, और उधर माटो ग्रासो। तो सामान्य तौर पर अगर हम बात करें कि पूर्वी पठारी भाग में क्या क्या आपको दिखाई देगा, तो एक तो दिखाई देगा आपको ग्वेना का पठार, ग्वेना का पठार, एक दिखाई देगा आपको ब्राजील का पठार, ब्राजील का पठार, एक आपको दिखाई देगा नीचे पेंटागोनिया। अब बताओ पेंटागोनिया कहां पर है? अर्जेंटीना में है, ठीक है। और एक हो गया आपका माटो ग्रासो। अच्छा, इनमें एक बात विशेष मैं आपको बता देता हूं, जो ये पेंटागोनिया है ना, जो कि अर्जेंटीना में है, यहां पर बारिश भी कम होती है, जिसके चलते आप, ये पठारी भूमि तो है ही है, लेकिन बारिश कम होने के कारण से ये भाग मरुस्थलीय भी हो चुका है, ये डिजर्ट भी बन चुका है। तो कई बार हो सकता है वो आपको पेंटागोनिया प्लेटो ना दे करके वो दे पेंटागोनिया डिजर्ट कहां पर है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है, क्योंकि डिजर्ट तो कुछ भी हो सकता है, पहाड़ भी मरुस्थल बन सकते हैं, पठार भी मरुस्थल बन सकते हैं, मैदान भी मरुस्थल बन सकते हैं। जैसे लेह लद्दाख है, तो लेह लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र का उदाहरण है मरुस्थलों में। ऐसे ही आपका राजस्थान में ये मैदानी भाग का एग्जाम्पल है मरुस्थलों में, और पेंटागोनिया पठारी भाग का एग्जाम्पल है मरुस्थलों में। तो मरुस्थल तो कहीं भी बन सकते हैं, केवल समुद्री भाग को छोड़ के, वहां तो पानी है, मरुस्थल बनते हैं पानी के अभाव में। तो पेंटागोनिया जो है ये एक मरुस्थलीय भूमि भी है, इसके बारे में भी बात ध्यान रखना। तो ग्वेना का पठार, ब्राजील का पठार, पेंटागोनिया का पठार और माटो ग्रासो का पठार। तो ये भाग है आपका पूर्वी भाग, यानी ये है ये वाला भाग। आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं हम लोग मध्यवर्ती भाग के बारे में, कि मध्यवर्ती वाले भाग में क्या है। मध्यवर्ती वाला भाग जो है ना, यहां पर मैदान है। मैदान कैसे? खास करके घास के मैदान, ठीक है। तो इसमें एक एक करके बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला में यहां पर घास के मैदान है, ये मैदानी भाग हो गया। अच्छा, इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये क्या है? ये क्या है? ये है सेल्वासा, ये सेल्वासा हो गया। इसके अलावा यहां पर ये ब्राजील में भी है, इसके साइड में ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है, ये हो गया, यहां पर भी है। ऐसे ही नीचे करके आ जाओगे तो यहां अर्जेंटीना में भी है, यहां भी है नीचे, यहां पर भी है और यहां पर भी है। पूरा भाग, बीच वाला भाग कैसा है आपका? मैदानी है, और ये मैदानी भाग में खास करके घास पाई जाती है, या फिर आपका जो है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं वन वगैरह, जंगल वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। तो एक एक करके इनका नाम क्या है? जो वेनेजुएला में ये मैदान है घास का, इसको कहा जाता है लानोज। लानोज, लानोज। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? लानोज घास के मैदान कहाँ हैं? तो कहाँ है? वेनेजुएला में। ये जो ब्राजील में आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कंपोस। कंपोस। एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा, लानोज और कंपोस क्या है? आप कहोगे घास के मैदान। और दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि लानोस कहां पर है? वेनेजुएला। कंपोस कहां पर है? ब्राजील। ठीक है।
इसके अलावा ये तो पता ही है आपको, ये सेलवासा है, ये सेलवासा के जंगल हैं, अमेजन जहां जहां से गुजरती है वहां सेलवासा के जंगल मिलते हैं। ये जो भूमि है इसका नाम है ग्रांड चाको, इसका नाम है ग्रांड चाको, ये मध्यवर्ती भाग में आती है, इसका नाम है ग्रांड चाको। ग्रांड चाको कहां मिलेगी आपको? आप कहोगे थोड़ा ब्राजील वाला भाग, थोड़ा पराग्वे वाला भाग, पराग्वे भी आ गया ना, देखो पराग्वे शामिल हो गया इसमें ना, ठीक है, पराग्वे वाले भाग में और कुछ ब्राजील वाला भाग आ गया, ठीक है, नीचे कुछ अर्जेंटीना वाला भाग आ गया, तो यहां पर है ग्रांड चाको। और नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है अर्जेंटीना में, इसका नाम है पंपास, पंपास। तो क्या क्वेश्चन आएगा? लानोज घास के मैदान कहां पर है? वेनेजुएला। कंपोज घास के मैदान कहां पर है? ब्राजील। और पंपास घास के मैदान कहां पर है? अर्जेंटीना। और ग्रांड चाको कहां पर है? मध्यवर्ती भाग में हो गया, आप कह सकते हैं पराग्वे में। पराग्वे, पराग्वे आप उसको रखिए, फिर आसपास के तो आ ही जाएंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा भाग उसमें आ ही जाएगा। इस तरीके से पूरा दक्षिणी अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका इस तरीके से आपका बसा हुआ है, ये उसका भौतिक विभाजन है। अब एक बार जो है इसको देखिए, ये क्या हो गया? 3, एक सी, ये यहां पर ये और ये। चलिए यहां पर ये कौन सा है बताओ जल्दी? ये पेरू, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, उरुग्वे, ये और ये और ये वेनेजुएला, ये गुयाना, सुरीनामा, फ्रेंच गुयाना। चलिए अब धीरे धीरे करते हैं। यहां पर एक पठार है, नाम बताओ कौन सा है? कौन सा? गुयाना का पठार। यहां पर एक पठार है ब्राजील का पठार, इधर मतलब ब्राजीलिया का पठार, इधर माटो, ठीक है, नीचे ये पेंटागोनिया डिजर्ट हो गया, ठीक है। यहां पर यहां से लेकर के ये पूरा भाग पर्वतीय है, बताओ कौन सी श्रेणी है? ये एंडीज है। अच्छा यहां पर जो है ये वेनेजुएला में घास का मैदान है, लानोज। यहां जंगल हैं सेलवासा के, सेलवासा। यहां पर कंपोस, यहां पर ये नीचे ग्रांड चाको, ठीक है, यहां पर हो गया ना ये, ठीक है। नीचे ये क्या है? अर्जेंटीना में पंपास। ये कुछ घास के मैदान हैं, ये कुछ पूर्वी पठारी भाग है और कुछ आपका पर्वतीय मैदान है। अब मैं एक बार ये आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास में आज नए हैं, पहला दिन है? हाथ उठाओ, फर्स्ट डे है मेरे हिसाब, ठीक है। एक पेपर निकाल लो जो ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन मैंने क्लासें डाली नहीं है, ऑनलाइन मैं इसको डाल दूंगा मैपिंग में, बस उसके बाद मैपिंग में पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है ना, एक बार क्लास बन जाएंगी ऑनलाइन, फिर उसको डाल दूंगा। इसे मैपिंग करनी होगी, खरीद लेना भाई जैसे भी है मैपिंग, फिर उसी पर पढ़ लेना मोबाइल वगैरह पर, ठीक है। फिर मैं वही सब्जेक्ट जिसमें ज़रूरत है ज़्यादा क्लास में वही कराऊंगा, बाकी मैपिंग वगैरह फिर बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे घर बैठ के, ठीक है। तो शुरू करें, टाइम, चलिए शुरू करें, अपना बनाएं। बहुत सुंदर, कोशिश ये करना कि मेरे को सबसे बेहतर बनाना है, उस पर अवार्ड भी मिलेगा ना। तसल्ली से, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से बनाना। देखना नहीं है, अपने दिमाग से बनाना है, गलत हो जाए या कुछ भी अपने दिमाग से। साउथ अमेरिका, मैं क्या कह रहा हूँ, साउथ अमेरिका बनवा रहा हूँ अब से 15 दिन बाद, प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं आपसे ऐसे ही पेपर निकालने के लिए बोलूँगा, पेपर निकालो, बर्ड मैप बनाओ और 200 देश भर दो, आप तुरंत भर दोगे, ठीक है। ये बात अभी मुश्किल लग रही है, धीरे धीरे चढ़ेंगे ऊपर, धीरे धीरे चलेंगे, साउथ अमेरिका से शुरू करके पूरा वर्ड जो है वो हम पढ़ लेंगे।
हेलो। कितने लोग हैं जिन्होंने बना लिया है? हाथ उठाएं। ठीक है। अब गर्ल्स में किसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत सुंदर बनाया है? हाथ खड़ा करो, जिसे लगता है कि हाँ बढ़िया है, परफेक्ट है। लगता है? दिखाओ जरा। ठीक है, सही है। गुयाना, सुरीनामा, फ्रेंच गुयाना। और मतलब सब बना पा रहे हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा कोशिश अगर करोगे ना तो और अच्छा बन जाएगा। देखो मैंने फिर से कहा है, आपको जो तरीका मैंने बताया ना उसी तरीके से बन पाएगा। आपको 3 बनाना है, फिर उसके बाद बनाना है। उसके अलावा अगर करोगे ना तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। वेनेजुला बनाओ। बनाया नहीं भाई साहब? पहला दिन है क्या? तुम्हारा कौन सा दिन है जनाब? कौन सा दिन है? ये देखो, गिटार दिखा दो तुम लोगों को। अरे दिखा दो, अरे दिखा दो। मैंने एक बात आपसे बोली थी ना, एक परसों जब क्लास शुरू कर रहा था, कि सब लोगों को मैं एक जैसा पढ़ाऊंगा, लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़बरदस्त बना पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं बना पाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हार मान लेना अपनी नहीं, अपने दिमाग की, कि हमारा दिमाग थोड़ा सा मसाला कम है ऊपर वाली मंजिल में, यही कारण है। सब बना पा रहे हैं, कुछ लड़कों की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। से क्या हो गया? डायबिटीज हुई क्या? देखना कैसा लग रहा है। बना लो सही से यार। ठीक है। कोई ये कहता है कि दिखाना चाहता है, वो अपना अपना साउथ अमेरिका बच्चों को दिखाना चाहता है कि उसने ऐसा बनाया, उसे लगता हो कि हाँ परफेक्ट है ये, उसे खुद ही देख के लग रहा हो कि बस ऐसा तो है ही नहीं। अच्छे दिखाओ। हाँ अच्छा है, दिखाओ। सही है, बढ़िया है, मतलब अच्छा है, सही है अभी। और कोई? ये अभी बनाया? हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, देखो। इसे कहते हैं कि पढ़ने की इच्छा है। ठीक है। अब ये नहीं कि कलर किया है या क्यों किया है भाई, ये होता है कि इच्छा शक्ति कितनी तेज है कि हाँ मेरे को ऐसा करना है, अच्छा दिखना चाहिए। और बाकी का ऐसा है कि ठीक है बना रहे हैं, गड़बड़ हो गई तो थूक से मिटा लिया। करके ऐसे वो होते थे ना। देखो बचपन में 2 टाइप के बच्चे होते थे। एक तुमने देखा होगा जो आराम से पेंसिल रबड़ सब डिसिप्लिन में रहते थे। एक कौन से वाले होते थे? हरामी नहीं कहते उसे, उसे आप ये मत सोचिए कि वो ये हरामी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। कुछ ऐसे होते थे ना उनके पास पेंसिल होगी ना कॉपी होगी। कॉपी होगी तो एक आध कॉपी निकलेगी फटी हुई, उस पर भी बबल गम लग रहा होगा या फिर म्यूकस लग रहा होगा, कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा, अचार पचार पता नहीं क्या लगा रखा होगा। ठीक है। उसके अलावा जब टीचर कोई काम देगा तो किसी से पेंसिल लेंगे, अरे यार पेंसिल है क्या? पेंसिल नहीं होगी तो किसी की तोड़वाएंगे दोस्त की, अरे भैया यार यार कसम यार दे दे यार, तोड़ के दे दे। ठीक है। कर आके बनाएंगे, गलत हो गया मिटाएंगे। कुछ ऐसे होते थे, इनमें डिसिप्लिन नहीं था। कुछ ऐसे थे बिल्कुल बढ़िया, ड्रेस ठीक ठाक बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से, मतलब पूरा मेंटेन करके हर सामान उनके पास मिलेगा, तो वो अच्छे डिसिप्लिन वाले थे। ये आपका आगे तक चलता है, जो जिनका उस समय डिसिप्लिन में रहते हैं ना। अब इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कौन आगे जाएगा, इसमें आगे जाने की बात नहीं चल रही है, लेकिन वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाले जो बच्चे हैं ना, वो लाइफ टाइम डिसिप्लिन में रहेंगे। वो हर चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे, थोड़ा तरीके से सलीके से रखेंगे। ठीक है। तो होते ही हैं ऐसे, बड़े होके भी ऐसे हो जाते हैं।
ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनके कपड़े बिल्कुल सेट मिलेंगे आपको, तय बने हुए बिल्कुल बढ़िया, और कुछ ऐसे होंगे अब कहाँ जाना है, अरे वहाँ, अरे यार रुक जरा कपड़े निकालूँ कौन सा है, ठीक है, अरे धोने के लिए डाले थे, ये वैसे वाले। तो साउथ अमेरिका क्लियर हो गया, बनाना आ गया, मैंने आपको भौतिक विभाजन पढ़ा दिया। अब कुछ और बातें हमें करनी है, लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएंगी बातें जब तक आप नोट्स नहीं लाओगे, क्योंकि ये मैंने इतना पढ़ा दिया, आपको 3 पेज पढ़ने पड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैपिंग की 40 मिनट की क्लास आपसे झेलेगी नहीं, 40 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत है, बात समझ रहे हैं? तो 40 में ये मत सोचना कि 60 की चले या कितने की चले, आपने क्या करना है, नोट्स लेके आने, और जितना मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, कल मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा नॉर्थ आपका साउथ अमेरिका को, साउथ अमेरिका कल कंप्लीट करा दूंगा।